हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्विक चेक कॉन्सेप्ट्स की इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको समझेंगे ये है क्या। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए जो लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट है ये आपको लगभग सारे एंट्रेंस में, चाहे वो आप बीएससी का एंट्रेंस दीजिए, चाहे वो एमएससी का दीजिए, ठीक है, चाहे वो आप आईआईटी जेई का ही क्यों ना दीजिए। असल में ये आईआईटी जेई यानी जो हम 12th में एडवांस लेवल पे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हमें वहाँ मिलती है। ठीक है, अमूमन बोर्ड्स में ये टॉपिक नहीं इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हायर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो एडमिशन के लिए हो, ठीक है, एंट्रेंस ही एडमिशन एक ही होता है, सॉरी। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम ये क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको समझते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे और आशा करता हूँ इस लेक्चर के एंड तक में आपको लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल, पहले तो इंटीग्रल, हालांकि इस पे हम सेपरेट एक फिलोसफी बिहाइंड मैथ्स की सीरीज़ में हम इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन पे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे उसका क्या मीनिंग है और उस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल में 2-3 चीज़ें बताएंगे। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे f/dx इस टाइप का, एक इस टाइप का चीज़ भी ये नोटेशन आपने देखा होगा अमूमन बुक्स में, और एक इस टाइप का नोटेशन। इन तीनों में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, बहुत जल्दी शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल इसको भी लोग बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये जो हमारा होता है इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, लेकिन ये गलत है थोड़ा। ठीक है, बुक्स में लिखा रहता है। अब आप कहेंगे कि अगर गलत है तो क्यों लिखा रहता है। देखिए ये सपोजिशन है, अब कुछ ऑथर्स इसको नहीं ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों। देखिए ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव इसको बोलने का मतलब ये है कि जस्ट डेरिवेटिव का ये जस्ट उल्टा काम होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कोई ऐसा सिंबल यहाँ है नहीं तो इसको एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये जो आता है इसको लोग डेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है, क्योंकि इसका देखिए इनिशियल पॉइंट तो पता है, फाइनल पॉइंट का कुछ अता पता नहीं है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। और ये डेफिनेट होगा क्योंकि इसमें आपको लिमिट पता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे। इसको हमने बोल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, आप इसको समझ के चलिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इनडेफिनेट। जाहिर सी बात है इंटीग्रल है तो इंटीग्रल लिखने की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको इन तीनों नोटेशंस में तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको ये तीनों नोटेशंस क्लियर हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम जो अपना कोर टॉपिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई फंक्शन हमको गिवन होगा, हम सुविधा के लिए उस फंक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा f(x) क्या है, पॉजिटिव है, कहीं सर्टेन इसका कुछ डोमेन होगा जहाँ डिफाइन होगा, मान लेते हैं ये a से b के बीच में डिफाइन है। ठीक है, हमको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन लेना है किसका, a से b f/dx का एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, आप समझते हैं इस सिंबल का मतलब, ये क्या होता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y इज इक्वल टू, इस सिंबल को अगर समझे तो y इज इक्वल टू f(x), x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड y इक्वल टू 0 के बीच का ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये कुछ ऐसे है। ठीक है, आपका f कुछ ऐसा गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हम यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू b लाइन है और ये आपकी x इज इक्वल टू a लाइन है, और ये तो आप जान ही रहे हैं y इज इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, ये x एक्सिस है, लेकिन ये y एक्सिस है, ऐसा कोई हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये नोटेशन है, यानी ये जो वैल्यू है ये आपको इस रीजन का क्या देता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व। पहला कर्व है y इज इक्वल टू f(x), दूसरा है x इज इक्वल टू a लाइन, तीसरा x इज इक्वल टू b लाइन, और चौथा y इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू 0 ये हो गया, y इज इक्वल टू f(x) ये हो गया, ऊपर नीचे से बंद। अब x इज इक्वल टू a इधर से भी बंद और इधर से बंद, तो ये क्लोज्ड कर्व आएगा। ठीक है, इसका एरिया निकाला जा सकता है और जो एरिया होगा वही ये होगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको दूसरी तरीके से इसी को असल में हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसको और ही डिस्क्रीट वे में। ठीक है, तो चलिए आपको इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया। चलिए इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी मैंने कुछ बताया। चलिए अब इसी फिगर को रीड्रॉ करेंगे थोड़ा। ठीक है,
ये मान लीजिए आपका कुछ फंक्शन गया, ये आपका x इजिकल टू बी है लाइन, और आपका ये x इजिकल टू ए लाइन है, ठीक है, और ये आपका y इजिकल टू एफ एक्स है, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब इसके बीच में तो बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी पतली पतली, आप समझ रहे होंगे। हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप में इसको पहले छोटे पार्ट में ब्रेक करके फिर उसका इंटीग्रेशन एज अ लिमिट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में बस रन करा देंगे तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ये है क्या, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी b माइनस ए, इतना आप समझ पा रहे हैं। मान लेते हैं इसके n टुकड़े कर दिए गए हैं, n टुकड़े का मतलब n विड्थ की मैंने स्ट्रिप्स खींची बहुत सारी, ठीक है, एक सर्टेन स्ट्रिप यहाँ भी होगी, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप खींची जा सकती है, ठीक है। आप इसकी लाइन पे मत जाइएगा एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है, आप बस समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह की n स्ट्रिप्स में हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया। तो अब किसी और इक्वल विड्थ की है, ये हम बोल रहे हैं कि जो इसकी विड्थ है, अब ये यहाँ पे मत मिलाने लगिएगा कि इसकी तो कम है इसकी ज़्यादा, हम इक्वल विड्थ बोल रहे हैं, ये जस्ट बनाने में है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप बस समझते चलिए। तो इक्वल विड्थ की है, n सब डिवीज़न किए गए हैं, और किसके किए गए, b माइनस ए के किए, तो एक सब डिवीज़न की लेंथ कितनी आएगी, b माइनस ए अपॉन n। इसको अगर हम लोग डेल x से नोट करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम अगर कोई पर्टिकुलर rth स्ट्रिप अगर इसकी कंसीडर करें, ठीक है, rth स्ट्रिप इसको बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, इसका देखिए लेंथ ब्रेथ तो आपको पता चल गया, ये असल में क्या होंगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होंगी असल में, लेकिन प्योरली रेक्टेंगुलर होंगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम देखिएगा, बताएंगे इस चीज़ को, जैसे ये है तो ये है। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे ये तो एक्स्ट्रा एरिया है, ये तो एक्स्ट्रा एरिया है, यस, अभी हम इस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस मेथड से जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ थ्योरेटिकल एरिया है, ठीक है। उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए फिर हम अभी आपको बताएंगे कि क्या किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये तय है कि जिस मेथड से हम लोग इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा एक्यूरेट नहीं है, मतलब देख रहे हैं आप, साफ साफ दिख रहा है आपको ना। इसको अगर ऐसे मिलाएंगे, इसकी रेक्टेंगुलर पूरी बनाएंगे तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा, हो सकता है कहीं पे आपको कम भी मिले। जैसे आप मान लीजिए ये स्ट्रिप उठाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिप अगर उठाएंगे तो आपको इधर साइड ऊपर मिलने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो बस यही चीज़ है। तो देखिए डेल एक्स को हमने ऐसे नोट किया, ठीक है, और सेकेंड नोटेशन हम निकालते हैं x का। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, ये x a है, यहाँ x इक्वल टू a है। अब जैसे हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, a प्लस इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये है ना विड्थ, तो x a प्लस b माइनस a अब बाई n, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जाएंगे तो दो बार, यहाँ पे तीसरी वाली स्ट्रिप पे जाएंगे तो तीन बार, तो rth स्ट्रिप पे जाएंगे तो उसकी वहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, x वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे x वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस r टाइम्स b माइनस ए अपॉन n। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो, जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करते थे वहाँ पे, कि जहाँ पे हम स्टडी करते थे वहीं से अपनी थ्योरी को जनरलाइज कर दिया करते थे, तो सेम काम यहाँ भी वही हो रहा है। ये पॉइंट, ये स्ट्रिप ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, बोल सकते हैं कि सारा काम हम इस पर कर रहे हैं, इसी को फिर हम जनरलाइज कर देंगे या यहाँ पे टेंड करा देंगे, ठीक है, पूरे मतलब स्ट्रिप दौड़ा देंगे। टेंड कराने का मतलब इस स्ट्रिप को ए से बी में, ए के बीच में दौड़ा देंगे तो हमारा सारा एरिया कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो देखिए ये एक स्ट्रिप है, इसको मान लेते हैं, हालांकि ये रेक्टेंगुलर है नहीं, लेकिन सर्टेन अजम्पशन अगर ले लें और इसको रेक्टेंगुलर मान लें तो इसकी विड्थ देखिए क्या है, इसकी विड्थ ये है, और इसकी हाइट किससे दी जाएगी आपको, y से दी जाएगी। और y होगी क्या, अगर ये x इक्वल टू एक्स आर यहाँ ले लें तो ये अगर और अच्छा नोटेशन हो जाएगा, एक्स आर ले लें तो यहाँ पे वाई आर क्या होगा, मतलब वाई आर समझ रहे हैं आप क्या है, ये है पूरा वाई आर, और ये हो जाएगा वाई एक्स आर, ठीक है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगल बना, इसकी वाईएथ कोऑर्डिनेट मतलब इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अगर सीधा सीधा कहें तो इसकी लंबाई कैसे दी जाएगी, एफ ऑफ एक्स आर, और एक्स आर है कितना, ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, एरिया ऑफ rth रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ क्या है, ये है, और ब्रेथ क्या है, ये है, ठीक है। तो क्या होगा, वाई आर इंटू डेल एक्स। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब यानी इसका मतलब हो गया b माइनस ए बाई एन इंटू एफ ऑफ a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इस rth स्ट्रिप का ही एरिया फाइंड आउट किया, हमें तो पूरा एरिया चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मत करिए, r इज इक्वल टू इसी तरीके से जैसे r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा, सेम r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसका एरिया मिलेगा 2 पुट करेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो विड्थ है वो सब की क्या है, सेम है, लेंथ वेरी करेगी, यानी ये फैक्टर वेरी करेगा सिर्फ ये, और ये हर के लिए अलग होगा, जैसे इसके लिए ये होगा, इसके लिए थोड़ा कम, इसके लिए थोड़ा कम, यहाँ फिर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो लेंथ है वो सेम होगी। तो इसीलिए ये फैक्टर नहीं बदलेगा, r पे डिपेंडेंसी होगी। r इज इक्वल टू 1 के लिए ये सॉल्व कर लेंगे, 2 के लिए 3 के लिए करते जाएंगे। तो अगर मैं पूरा एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पूरे एरिया की बात अगर करें, देखिए तो कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका समेशन लगेगा, क्योंकि सब क्या करेंगे, सारी स्ट्रिप का एरिया आप निकाल के जोड़ेंगे, और कहाँ से कहाँ, 1 r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू n तक, ठीक है। और है क्या आपका एक्सप्रेशन b माइनस ए, अगर हम इसको एक बार एक्सप्लिसिटली लिख लें, जो अभी फॉर्म निकाला था हमने, डेल x इंटू एफ ऑफ एक्स आर। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको थोड़ा कर ले तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 टू n, या इसको f ऑफ एक्स आर को आप y ऑफ एक्स आर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको, क्योंकि अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो कर्व है, ये देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख लें y एक्स आर इंटू डेल एक्स आर, डेल एक्स, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि f ऑफ एक्स आर तो डन है, एक्स आर हम यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे तो। एक्स आर आपका क्या है, एक्स आर की वैल्यू है a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन, ठीक है, ये नोट पॉइंट है। तो ये एरिया आ गया हमारा। अब लेकिन अब आप कहेंगे क्या यही एरिया होगा एग्जैक्ट इसका, तो इसका आंसर है नो। अब आप कहेंगे कि इतना मेहनत किया तो अब आंसर नो है, इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि देखिए अभी हमने बात की थी ना कि जैसे ये एक्स्ट्रा कुछ एरिया छूट गए थे, तो इसको कैसे रिमूव किया जाए। इसके लिए देखिए सीधा सिंपल तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ स्ट्रिप इसमें जो है बढ़ा दीजिए। बढ़ा देने का मतलब इसमें आप स्ट्रिप को संख्या अनंत तक ले जाइए। जैसे हमने फाइनाइट स्ट्रिप तक गए, अनंत तक ले जाएंगे तो इसका एक मेजर फायदा ये होगा कि जो आपकी स्ट्रिप है ना, इसकी विड्थ घट जाएगी, और इसकी विड्थ घट जाएगी, आपको पता होगा अगर ये विड्थ इतनी है, अगर मैं इसकी विड्थ घटा दूं और फिर अगर ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ये इरर जो टर्म है वो कट जाएगा। आपको ये सब हम रीमान थ्योरी जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की, रीमान इंटीग्रेशन की थ्योरी, वहाँ पे इस अपर सम और लोअर सम का जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे हम आपको इसको डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए बस आप इतना समझिए कि नंबर ऑफ स्ट्रिप जैसे ही बढ़ा देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, इसको हम कम कर सकेंगे, बहुत कम। और अगर आपने n को, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप आपने अगर अनंत तक बढ़ा दी तो ये एकदम ना के बराबर होगा, और ये पूरा एग्जैक्ट एरिया आप इस मेथड से पालोगे, ठीक है। तो ये तो एरिया है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो था क्या, कैलकुलेटेड एरिया था, इसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड एरिया, ठीक है। अब कैलकुलेटेड है, अब अप्रॉक्स क्या हो सकता है, अप्रॉक्स एरिया हो सकता है आपका जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा देते, यानी आपने यहाँ पे क्या ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 टू n, ये आपका y एक्स आर डेल x। बोलिए ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट वही एरिया होगा जो अभी हम जिस एरिया की बात कर रहे थे, a एफ एक्स डी एक्स। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये इसी फॉर्मूले को बोलते हैं लिमिट ऑफ सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आप यहाँ से देखिए सिमिलरिटी देख पा रहे हो, अगर मैं इस एफ एक्स को वाई एक्स से रिप्लेस कर दूँ, देखिए आपको बहुत कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। देखिए ये वाई एक्स है, यहाँ वाई एक्स आर है, बस आर इज इक्वल टू 1 टू n समेशन है, और n को आपको इन्फिनिटी को टेंड कराना है, और डेल एक्स यहाँ पे देखिए डी एक्स है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रीमान इंटीग्रेशन में और जनरलाइज करेंगे वहाँ पे, अभी आपके लिए बस इतना ठीक है, सफिशिएंट है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। लेकिन अब वर्किंग रूल क्या है, क्योंकि इसको डायरेक्ट क्या अप्लाई करना है क्या, हाँ इसका सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। अगर देखिए हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स आर की वैल्यू, और यहाँ एक्स आर वैल्यू और ये वाई है, तो एफ वाई और वाई एक्स की जगह एफ एक्स है। बोलिए तो अगर इसका सेकंड फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। देखिए एफ एक्स आर की वैल्यू क्या है वहाँ पे, a प्लस आर टाइम्स b माइनस ए बाई एन इंटू डेल एक्स। तो ये आपकी सेकेंड फॉर्म है, चाहे आप इसको समझिए चाहे इसको समझिए, दोनों का मतलब वही है, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए इसके वर्किंग रूल पे थोड़ा देख लेते हैं कि हमको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये तो हो गए थ्योरी पोर्शन, ठीक है। अब इसका वर्किंग रूल फटाफट देख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन जैसे भी दिया रहेगा उसमें देखिए अभी आपने दो अजम्पशन लिया था, एक आपने डेल एक्स लिया था b माइनस ए बाई आर, बोलिए सॉरी n, और एक आपने x निकाला था एक्स आर, सॉरी, तो ये आया था a प्लस बी माइनस ए बाई एन इंटू आर, ठीक है। तो यहीं से कुछ होगा, देखिए आपको a और b पता रहेगा, ठीक है। a और b कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, देखिए डेल x जो आपका है ये आपका dx में चेंज हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे, और वहाँ पे आप b माइनस ए बाई एन, इसका ध्यान रखिएगा जरूर से, ठीक है। और सुनिए एक्स आर जो होगा आपका वो a प्लस बी माइनस ए बाई एन इंटू आर, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 0 से 1 में कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि ये आपका इंटरवल चेंज भी हो सकता है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए 0 से 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे समझें अगर, तो dx आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई एन, यानी 1 बाई एन। तो मोस्टली आप देखेंगे कि 1 बाई एन को हम dx से रिप्लेस किया करेंगे, और ये सॉरी ऐसा dx मत लिखिए, dx लिखिए, ये डेल एक्स ये एज अ फंक्शन हो जाएगा, इसको डेल एक्स ऐसे लिखिए, नोटेशन देखिए मैंने थोड़ा गलत ले लिया, ये सिर्फ dx लिखिए, ऐसे में थोड़ा लगेगा कि डेल्टा आपका फंक्शन है, जबकि डेल्टा फंक्शन नहीं है, वो dx एक नोटेशन डेल एक्स, ठीक है, ये नोटेशन ही है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और मोटा मोटा अगर हम x की वैल्यू करें, या एक्स आर ना बोल के x बोले, तो देखिए a की वैल्यू 0 है, और यहाँ 1 माइनस 0 बाई एन इंटू आर, तो ये r बाई एन। तो मतलब आप जब भी r बाई एन को देखोगे उसको x से रिप्लेस करोगे, और dx को 1 बाई एन से रिप्लेस करोगे, ठीक है। ये इसका वर्किंग रूल है, थोड़ा समझने का है, इसको पर्टिकुलराइज करके हमने आपको बताया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना सफिशिएंट है। और मान के चलिए आपका ये IIT जैम है, CSIR नेट है, चाहे गेट है, चाहे कोई भी MSc एंट्रेंस उठा लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिल जाएगा, ये पक्का है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, लिमिट एन, ये देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे ये थोड़ा मिस हो गया है। देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दिस डॉट डॉट डॉट। देखिए 3n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए r1 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो r1 से लेके कहाँ तक n तक वेरी कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि r स्क्वायर है, अंदर क्या आएगा आपका 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बोलिए एग्री करते हैं यहाँ तक आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही आप रूल लगाएंगे, यहाँ से आप क्या काम करेंगे, 1 बाई एन को dx से रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है। अगर देखिए वो लिमिट, और सुनिए सेकंड पे x को आप कैसे रिमूव करेंगे, r बाई एन से, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करोगे, मतलब लोअर वैल्यू r की और अपर वैल्यू, जैसे आपको लोअर लिमिट निकालना है, देखिए आप पहले 1 बाई एन को dx से रिप्लेस कर देना, x की वैल्यू r बाई एन अभी हमने देखा था, ठीक है, पर्टिकुलर केस में। अब देखिए r की लोअर वैल्यू रखेंगे तो आपको लोअर इंटीग्रल लोअर लिमिट मिलेगी, सॉरी, तो x की लोअर लिमिट क्या होगी 1 बाई एन, r की जगह 1 पुट किया। अब इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लोगे तो क्या मिलेगा 0, तो यानी ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू क्या रखोगे n, तो r की वैल्यू n रखोगे जब, तो n बाई n ये क्या दे देगा 1, ये आपकी हो जाएगी अपर लिमिट, ठीक है। तो यानी आपका जो इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट होगा, बाद में देखा था ना हमने 0 to 1 fx dx कन्वर्ट हो गया था, जो हम अप्रॉक्सीमेट करके लाए थे, तो ये आपका जस्ट इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको लोअर और अपर लिमिट का आइडिया लग गया, तो यानी आपका ये हो गया x में कन्वर्ट हो गया है 0 to 1, ध्यान दीजिएगा ये सब गायब हो जाएगा, उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन आएगा। और देखिए इसको एक थोड़ा सा लिख सकते थे, जहाँ तक देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एन का स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं, तो हम dx कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि dx तो इसी को लिखना था हमें। तो यहाँ थोड़ा काम करते हैं, यहाँ से n स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से n स्क्वायर बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर 1 बाई एन, और अंदर क्या बचेगा, बोलिए ये बचेगा, ठीक है, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 1 बाई एन क्या हो गया आपका dx हो गया, और यही आपका fx की तरह काम करेगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, देखिए इसकी जगह x रखेंगे आप, तो
तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एफ एक्स की तरह काम करेगा। तो एफ एक्स डी एक्स, तो ये एफ एक्स की जैसे वैल्यू रखेंगे तो आपका ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको लोअर और अपर लिमिट निकालने का तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसका जानते होंगे इंटीग्रल, इंटरमीडिएट में आपने इसको पढ़ा होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो बस इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 ये हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ से है 1 to 0। तो अब इसको आप जब पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स 1/2, आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, ये आपका हो जाता है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो ये इसका इन्वर्स करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं, और ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड बिल्कुल आसान है, आप इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड वाले का मैं हिंट दूंगा, थर्ड वाले का भी हिंट ही दूंगा, क्योंकि आप उसमें थोड़ा ट्राई करिएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखिए सेकंड वाले में आप करिएगा क्या, उसमें से n बाहर ले लीजिएगा, तो देखिए n जैसे बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + r/n बोलिए, और ये हो जाएगा r = 1 to n 2n। यहाँ देखिएगा लिमिट का भी देखिए इसमें थोड़ा सा चक्कर आएगा। ठीक है, आप देखिए इसको dx से रिप्लेस करने वाले हो, 1 ये आपका fx हो जाएगा, यानी 1 + x, 1/1 + x आपका fx हो गया। तो यहाँ आपके लिए fx क्या है 1 + 1/x। ठीक है, अब लिमिट का देखिएगा, लिमिट का इशू यहाँ पे थोड़ा देखने लायक है आपके। ठीक है, लिमिट का देखिएगा कैसे लिमिट वेरी कर रहा है। यहाँ पे देखिए अभी बताया था x = r/n पुट करना है आपको, और dx की जगह 1/n, तो ये काम तो हो गया। अब इसके लिए देखिए r की सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/n, 0 पे जा रहा है तो 0 क्या हो गया लोअर लिमिट हो गई। r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2n, तो 2n जब रखेंगे तो ये कितना आया 2, तो ये 2 पे, ये क्या है अपर लिमिट, देखिए यहाँ लिमिट बदल गई, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। तो यहाँ 0 से 2 जाएगी आपकी लिमिट, और ये dx है, और ये आपका 1/fx है, तो ये हो गया ये। और आप इसका जानते हैं इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log of 1/x हो जाएगा। ठीक है, 2 0 जैसे ही आप रखोगे तो log 3, और 0 रखोगे तो log 1 आएगा माइनस में, और वो 0 होता है, तो इसलिए आपका आंसर log 3 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम सिमिलर है। इसमें क्या क्या है, समेशन फॉर्म में दिया है, इसमें समेशन फॉर्म में नहीं दिया है, आप उसको लिख लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है, अगर आपको एक बार उसका थ्योरी समझ में आ गया कि वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इस थर्ड वाले को कर रहा हूँ, थर्ड वाले को मैं समेशन फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एज अ लिमिट ऑफ सम लिख लेता हूँ, तो ये है क्या, देखिए n + r, ध्यान से दिखेगा यही चीज़ है, और बस यहाँ वेरिएशन क्या हो गया, r 1 से लेके 5n तक है। तो जो पिछला क्वेश्चन था वो 2n तक का गया था, तो वहाँ 0 से 2 गया था, यहाँ आप सिंपल डायरेक्ट आप कर सकते हो 0 से 5, और यहाँ पे सेम वही इंटीग्रल आने वाला है। देख लीजिए n बाहर करोगे ना जी, 1/n बाहर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 + r/n बचेगा, और ये फिर आपका fx हो जाएगा, तो 1 + x, और ये dx में कन्वर्ट हो गया। और लिमिट आप करके देख लेना, r/n में जब r की वैल्यू 1 पुट करना तो 1/n 0 पे जाएगा, तो ये लिमिट आपको मिल जाएगी। और r की जगह 5n जब पुट करोगे आप तो ये 5 पे जाएगा, तो अपर लिमिट 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आपका। और इस पर जैसे ही करोगे काम तो ये log 1 + x हो जाएगा, और जैसे 5 पुट करोगे तो log 6 आ जाएगा, और log 0 0 होता है तो आपका log 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको लिमिट ऑफ सम समझ में आया होगा। अगली आने वाली वीडियोस में हम कुछ नए रिजल्ट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।